तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं। इस बार हमने क्वेश्चन लिखा है, कार्बोहाइड्रेट दिया है और उसके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बात करिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में बात करिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, तो ये पूरा का पूरा आपके सामने बना के लाया हूं ताकि एक रिवीजन पैटर्न आपके सामने रहे, आप इसको रिवाइज भी कर सको। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज में बेटा ये क्या है, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज द बीटा डी फ्रक्टोज। इसका एनोमरिक कार्बन C1 होता है जिस पे एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका एनोमरिक कार्बन C2 होता है जिस पर एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये दोनों में क्या है, वाटर निकल जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाता है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। चूंकि दोनों के ही एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शहीद हो गए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, इसलिए बेटा ये कैसा शुगर है, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। चलो एक चीज मैं और भी मैं बता दे रहा हूं जो कि मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज जो है वो ग्लूकोज से बना हुआ है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो ग्लूकोज है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसका एनोमरिक कार्बन C1 है जिस पर जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो शहीद हो चुका है, लेकिन साहब इसका C4 गया है C1 के साथ, लेकिन इसका C1 अभी बाकी है। ये कैसा ग्रुप है, दिस इज द एनोमेरिक, दिस इज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्यारे बच्चों, दिस इज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है। तो अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो एक भी है तो वो रिड्यूसिंग शुगर, ये हमारा है, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर, ये आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान से समझना, इसका रिड्यूसिंग यूनिट तो शहीद हो गया लेकिन इसका रिड्यूसिंग यूनिट अभी बाकी है। आई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को भी पढ़ लेते हैं, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान सुनना, अल्फा बीटा आपको देखना आता है, अल्फा डी का आता है, देखो ध्यान से समझना, अगर CH2OH छठे नंबर का और ये ट्रांस में है तो अल्फा है, तो ये अल्फा है। अगर बेटा ध्यान समझना, यहां पर छठे नंबर का CH2OH और ये एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों सेम साइड में सिस है तो ये बीटा है। ध्यान सुना, छठे नंबर का CH2OH और ये जो OH गया है, शहीद हुआ है एनोमरिक वाला, ये ट्रांस है तो ये अल्फा है। ये CH2OH छठे नंबर का और ये एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्रांस है तो ये अल्फा है। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ अगली बात करते हैं तो यह लैक्टोज। लैक्टोज में देखते हैं, ये CH2OH ऊपर है एंड एक नंबर का जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इधर है बेटा, यहां से गया है, दोनों सिस पोजीशन पे है तो ये बीटा है। प्यारे बच्चों, ये छठे नंबर का CH2OH, छठे नंबर का CH2OH बहुत ध्यान से समझना, और एक नंबर का एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों सेम साइड में है, सिस पोजीशन में है तो ये बीटा है। छठे नंबर का CH2OH और एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर सिस पोजीशन में होते हैं तो वो बीटा होता है, ट्रांस होते हैं तो वो अल्फा होता है। इसका C1 एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शहीद हो गया लेकिन इसका C1 अभी बाकी है, दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपको क्लास में बताया जा चुका है बेटा, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैसे इसको पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक कार्बन से जुड़ा हुआ एनोमेरिक कार्बन। क्या एनोमेरिक कार्बन कैसे पहचानोगे, क्या ये ध्यान सुनना, क्या ये एनोमेरिक कार्बन है, नहीं, क्या ये एनोमेरिक कार्बन है, हाँ। कैसे पहचाना, चलो एनोमेरिक कार्बन से सीधे ये बताता हूं, क्या ये एनोमेरिक कार्बन है, हाँ। ऐसा कार्बन जो दो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, दो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड, उसे एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये एनोमेरिक नहीं है, ये कार्बन तो एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान समझना, ये एनोमेरिक है, कैसे पता चला, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे OH था, यहाँ पर OH था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका क्या हो गया है, शहीद हो चुका है। एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होना चाहिए। इस कार्बन को देखो, क्या ये दो ऑक्सीजन से जुड़ा है, एनोमेरिक कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है तो शुगर रिड्यूसिंग है। बताओ, क्या ये भी आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ साहब, ये भी आपके सामने रिड्यूसिंग शुगर है। तो याद करने का तरीका, माला रिड्यूसिंग है, माला जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, माला इज ए रिड्यूसिंग शुगर, एंड सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग। इतनी मेरी बात क्लियर आ गई आप सभी बच्चों को। चलो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग भी हमने बता दिया। इसमें C1 आप इसे, ये गैलेक्टोज यूनिट है। अच्छा, कैसे पहचानोगे गैलेक्टोज यूनिट है, बिकॉज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर, C4 एपीमर। 4 नंबर देखना, ये ग्लूकोज का 4 नंबर देखना, यहाँ OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर है, यानी ये गैलेक्टोज को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा बीटा तो हम एनोमेरिक से बता देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन एपीमर C4
C4 एपिमर है तो वो गैलेक्टोज है, C2 एपिमर है तो वो ग्लूकोज का C2 एपिमर इज ए मैनोज और ग्लूकोज का C4 एपिमर इज ए गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज यूनिट है और ये आपके सामने क्या है, दिस इज द ग्लूकोज यूनिट C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। एक चीज और याद रख लेना कि जो C1 जाता है एनोमेरिक जो शहीद होता है वो गैलेक्टोज का होता है एंड जो आपका ग्लूकोज है उसका C4 जाता है। तो अभी देख रहे हैं सारे लिंकेज को देख लेंगे, लेकिन साथ में एक चीज और देख लेते हैं। ये आपके सामने एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च एमाइलोज में C1C4 लिंकेज है जो कि C1C4 अल्फा डी ग्लूकोज का लिंकेज है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन में जो चेन बन रही है, चेन C1C4 से बन रहा है, C1C4 से बन रहा है, C1C4 से चेन बन रहा है, लेकिन ब्रांचिंग जो हो रही है वो C1C6 से हो रही है, ये ब्रांचिंग हो रही है। तो इसमें एमाइलोपेक्टिन में C1C4 एंड C1C6 दोनों होते हैं, लेकिन एमाइलोज में केवल C1C4 होते हैं। अल्फा लिंकेज क्यों बोला रे, अल्फा लिंकेज क्यों बोला, क्योंकि CH2S छठे नंबर का और जो एनोमेरिक यहां शहीद हुआ है वो ट्रांस पोजीशन पे है, अल्फा है। अल्फा क्यों बोला बेटा, क्योंकि CH2S छठे नंबर का और जहां जो शहीद हुआ है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, ये दोनों क्या है, ट्रांस है, तो ये अल्फा लिंक है। ये भी देखना आपको आ गया। आइए एक रिवीजन भी हो गया, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखें तो हमारा आंसर क्या है। सुक्रोज के लिए अब आप क्या देखोगे बेटा, बताओ। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। समझ में आया। तो ए का आंसर आपका हो गया एस, ए का आंसर हो गया एस। माल्टोज की बात करें, माल्टोज की बात करें तो वो किससे बना होता है, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज के C1C4 से बना होता है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ये आपके सामने हो गया पी। लैक्टोज में पहला गैलेक्टोज है, C1 का गैलेक्टोज है, C4 ग्लूकोज है और कैसा है, बीटा है, बीटा डी। तो आपके सामने बना C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यानी सी का क्या हो गया, क्यू हो गया। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें आपको दिख रहा होगा दैट इज क्या बच गया, C1C4 एंड C1C6 दोनों होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, ये आर हो गया। C1 एंड C1C4 है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेन के लिए एंड C1C6 जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ब्रांच के लिए। बेटा देख लो, इस क्वेश्चन से थ्रू मैंने रिवीजन करने का भी पूरा प्रयास किया है। तो आंसर है SPQR और देख सकते हैं SPQR आपको आंसर दिख चुका है। तो आंसर आपका हो गया SPQR इज द सेकेंड। ए का एस हो गया, बी का पी हो गया, सी का क्यू हो गया और डी का आर हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है इस चीजों को आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। नाउ प्यारे बच्चों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फॉर स्पेंट ले। मैंने पूरी कोशिश करी है प्यूरिफिकेशन से भी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से भी, बायोमॉलिक्यूल से भी, ताकि रिवीजन होता रहे क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। तो ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट ले इन सोप इंडस्ट्री बाई, ऐसे कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज या अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचते ही बॉइलिंग पॉइंट पर डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम लोग रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। प्यारे बच्चों, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज द आंसर, या इसी का एक दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसे हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। और अदर एग्जांपल इसका है शुगर केन जूस का कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन जूस। समझ में आया। तो ये आपका है ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट ले। जो साबुन उद्योग होता है, सोप इंडस्ट्री होती है, उसमें स्पेंट ले बनता है, उसमें ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं किससे, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन से। प्यारे बच्चों समझना, ध्यान समझना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जहां बॉइलिंग पॉइंट में बहुत क्लोज डिफरेंस हो, लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में समझ में वहां पर यूज होता है। सिंपल डिस्टिलेशन जो होते हैं, जो लार्ज बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उसको सेपरेट करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में एक कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल हो, इमिसिबल विद वाटर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ एनिलीन एंड वाटर, फॉर एग्जांपल आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये सारे एग्जांपल हम प्रीवियस टेस्ट में भी आपसे बात कर चुके हैं। रिवीजन आपको करना है, एग्जांपल के साथ आपको रिवीजन करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, ये एल्कोहल दिया है, NaIH3PO4 के साथ रिएक्शन कराया है। वाह क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। CH3 CH2 CHOH एंड आपके सामने है CH3। प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन कराई हमने NaI
NH3PO4। याद रखना, जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर हम H2SO4 नहीं ले सकते क्योंकि NaI- रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहेगा तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए H2SO4 नहीं लेंगे। इसलिए H3PO4 या एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो 95% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं, जो विथ रिस्पेक्ट टू I-, विथ रिस्पेक्ट टू NaI या KI रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है NaI Ai- और NaI में I-, KI में I-, जो रिएक्शन करके HI बना लेता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी तुलना में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव ना करे, नहीं तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स हो जाएगा और I2 का फॉर्मेशन होता है। यानी NaI जब लेंगे तो H3PO4 लेंगे। याद रखना, क्वेश्चन में आपके साथ खेल खेला जा सकता है। आपके सामने बन गया यहाँ पे CH3, CH2, CH और CH3, यहाँ पे आपके सामने लग गया बेटा I। चलो साहब, उसके बाद Mg ड्राई ईथर लिया है, Mg ड्राई ईथर लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है, बना लेंगे हम लोग भी। CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा MgI। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने से? क्या बेहतरीन तरीका है भैया। इस कार्बन पर अगर देखा जाए, तो अभी कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा बेटा, इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, एंड प्यारे बच्चों, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं D2O से, या इसकी रिएक्शन ऐसे किसी भी कंपाउंड के साथ कराओ जिसके पास एक्टिव या एसिडिक H हो, टिप टिप वर्षा RH, मतलब RH का फॉर्मेशन हो जाता है। मेथड इज कॉल्ड एज जेरेबिटनॉफ मेथड, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक H। और जो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, CH3 और यहां लग जाएगा D। तो अगर आंसर आप देख सकते हो तो आपके सामने आंसर है 1, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज जेरेबिटनॉफ मेथड। बेटा ध्यान से समझना, एस्टिमेशन ऑफ लिख रहा हूं यहां पे, एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव और एसिडिक H, समझ में आया? इसी बहाने रिवीजन हो गया। तो बेटा इसका आंसर आपके सामने जो बन के आया है, दैट इज द आंसर आपके सामने हो गया है 1।